यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि यूक्रेनी सैन्य बलों ने मिडल ईस्ट के कई देशों में ईरान द्वारा बनाए गए शहीद ड्रोन को मार गिराने के अपने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई ट्रेनिंग मिशन नहीं बल्कि असली युद्ध जैसी एक कार्रवाई थी जिसमें यूक्रेन ने अपने खुद के विकसित इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे रूस के खिलाफ यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस भी लगातार कर रहा है। जेलेंस्की ने बताया है कि करीब 228 यूक्रेनी एक्सपर्ट्स अलग अलग देशों में तैनात थे जो एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर रहे थे और इसके बदले यूक्रेन को तेल, डीजल, हथियार और आर्थिक सहयोग मिल रहा है जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। उन्होंने साफ कहा है कि ये सिर्फ पैसा लेने का मामला नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की मजबूती बढ़ा रहे हैं। इस खुलासे के बीच ये भी चिंता सामने आई है कि मिडल ईस्ट युद्ध के कारण पश्चिमी देशों का ध्यान यूक्रेन से हट सकता है और सैन्य मदद कम हो सकती है। लेकिन जेलेंस्की ने भरोसा दिलाया है कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के लिए मिसाइल सप्लाई जारी है और हाल ही में नई खेप भी पहुंच चुकी है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि आने वाला समय यूक्रेन के लिए और मुश्किल हो सकता है क्योंकि अमेरिका में चुनावी माहौल और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बदल रही हैं। इसी बीच उन्होंने अमेरिका के प्रतिनिधियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को कीव आने का न्योता दिया है और रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता का सुझाव भी रखा है। हालांकि अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर 32 घंटे का अस्थायी सीजफायर घोषित कर दिया है और यूक्रेन ने भी कहा है कि वह इसका पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए इस सीजफायर पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे समझौते हुए हैं लेकिन जमीन पर उनका असर बहुत कम दिखा है। कुल मिलाकर एक तरफ यूक्रेन मिडल ईस्ट में भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ अपने ही मोर्चों पर दबाव झेल रहा है, जिससे साफ है कि ये युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। 2011 में बराक ओबामा ने ऐलान किया था कि अमेरिका अब इराक और अफगानिस्तान युद्धों से निकलकर पश्चिम एशिया की ओर ध्यान देगा ताकि चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन 15 साल बाद तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है, जहां अमेरिका एक बार फिर मिडल ईस्ट के युद्ध में फंसा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में व्यस्त है। इस युद्ध के चलते अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र से अपने कुछ सैन्य संसाधन भी हटा लिए हैं, जिससे चीन को रणनीतिक फायदा मिलने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप की चीन यात्रा भी टल चुकी है और शी जिनपिंग के साथ होने वाली अहम बैठक पर अनिश्चितता अभी तक बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका एशिया पर ध्यान नहीं देता है तो चीन ताइवान पर कब्जा करने का मौका तलाश कर सकता है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने भी चेतावनी दे दी है कि भविष्य के युद्ध केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ फैल सकते हैं। इस बीच एशियाई देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान में चिंता बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका ने वहां से मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मरीन यूनिट्स को हटाकर मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया है। अमेरिकी सेनेटर जीन शाहीन ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला करने का फैसला कर लिया तो यह वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। वहीं जानकारों का कहना है कि मिडल ईस्ट युद्ध के कारण अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव बढ़ रहा है और नई सप्लाई में देरी हो रही है, जिससे एशिया में उसकी ताकत कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ चीन अपनी वॉर टाइम इकोनॉमिक तैयार कर रहा है और ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्सेस को मजबूत कर रहा है, जिससे ये लंबी रणनीतिक लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है। कुल मिलाकर जो पिवोट टू एशिया रणनीति अभी अमेरिका की प्राथमिकता थी वे अब फिर से मिडल ईस्ट के युद्ध में उलझकर कमजोर पड़ती दिख रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका दो मोर्चों पर संतुलन बना पाएगा या फिर ये रणनीतिक दबाव भविष्य में किसी बड़े टकराव को जन्म देगा।
इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान के बंदरगाहों की सुरक्षा को कोई खतरा हुआ तो खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सभी पोर्ट्स पर समुद्री नाकेबंदी लगाने की धमकी दे दी है। IRGC ने कहा है कि मिडल ईस्ट के पोर्ट्स की सुरक्षा या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, और अगर अमेरिका ने इंटरनेशनल वाटर्स में जहाज़ों की आवाजाही रोकने की कोशिश की तो उसे खुली समुद्री डकैती माना जाएगा। ईरान ने साफ तौर पर बोल दिया है कि उसके क्षेत्रीय जल क्षेत्र में सार्वभौमता लागू करना उसका पूर्ण अधिकार है, और जो जहाज़ दुश्मन से जुड़े होंगे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने नहीं दिया जाएगा, जबकि बाकी जहाज़ों को तेहरान के नियमों के तहत ही अनुमति दी जाएगी। ईरानी सेना ने यह भी कहा है कि अगर खतरा ऐसे ही जारी रहा तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर स्थायी नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाएगी, जो जंग खत्म होने के बाद भी जारी रह सकती है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि सोमवार से ईरान के सभी पोर्ट्स और तटीय इलाकों की नाकेबंदी शुरू की जाएगी, और ये कार्रवाई सभी देशों के जहाज़ों पर लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश या बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हालांकि गैर ईरानी पोर्ट्स के बीच गुजरने वाले जहाज़ों को सीमित रूप से ट्रांजिट की अनुमति दी जाएगी, ये कहना है अमेरिका का। ये कदम उस वक्त उठाया गया है जब इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान वार्ता बिना किसी समझौते के ख़त्म हो गई, जहां JD वेंस ने कहा कि बातचीत इसलिए रुकी क्योंकि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। वहीं ईरान ने मांग रखी है कि उसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए और उसके फ्रीज किए गए एसेट्स को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जहाज़ों की आवाजाही पहले ही काफ़ी घट चुकी है। जहां युद्ध से पहले रोज़ाना 100 से ज़्यादा जहाज़ गुजरते थे, वहीं अब ये संख्या घटकर करीब 40 रह गई है। ऐसे में अगर ये नाकेबंदी लागू होती है तो वैश्विक तेल सप्लाई पर भारी असर पड़ सकता है और दुनिया भर में तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालात तेजी से टकराव की तरफ और ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या ये समुद्री तनाव एक बड़े युद्ध की रूप लेगा या फिर आखिरी वक्त पर कोई कूटनीतिक समाधान निकल पाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी को सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि क्या एक वॉर ऑफ चॉइस को ग्लोबल इकोनॉमी से बदला लेकर जीता जा सकता है, और ये कदम खुद अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सभी बंदरगाहों पर नौसैनिक घेराबंदी लागू कर दी है और ईरानी जहाज़ों को चेतावनी दे दी कि अगर वे नाकेबंदी के करीब आए तो उन्हें तुरंत ख़त्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा ये किया है कि ईरान की नौसेना के 150 से ज़्यादा जहाज़ पहले ही तबाह किए जा चुके हैं और अब केवल कुछ फास्ट अटैक बोट्स ही बची हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन से जुड़े यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ये नाकेबंदी बिना किसी भेदभाव के सभी जहाज़ों पर लागू होगी जो ईरानी पोर्ट्स या ऑयल टर्मिनल से जुड़े हैं, और इसमें पूरी ईरानी तटरेखा और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। ये कदम उस वक्त उठाया गया है जब इस्लामाबाद में 21 घंटे चली अमेरिका ईरान वार्ता बिना किसी समझौते के ख़त्म हो गई और अब 2 हफ्ते का जो सीज़फायर लागू हुआ था उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप ये लगाया है कि वह समझौते का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि उसने इजराइल को लेबनान में हमले जारी रखने की छूट दे दी है, जबकि पाकिस्तान का दावा ये था कि सीज़फायर सभी मोर्चों पर लागू होगा। इसी बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने चेतावनी दे दी है कि अमेरिकी नाकेबंदी का असर सबसे ज़्यादा अमेरिकी जनता पर पड़ेगा और पेट्रोल की कीमतें और तेज़ी से बढ़ेंगी। उन्होंने कहा है कि अभी जो $4 प्रति गैलन का स्तर है, लोग जल्द ही उसे याद करेंगे क्योंकि कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जहाज़ों की आवाजाही अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है और ये साफ संकेत है कि तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि वे अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा करेगा और इस नाकेबंदी को समुद्री डकैती मानता है।
कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं, जहां एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य और आर्थिक टकराव तेजी से गहराता जा रहा है। और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये संकट वैश्विक ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को बड़े झटके की तरफ ले जाएगा या फिर आखिरी वक्त पर कोई समाधान निकल पाएगा। लेबनान के सीदोन शहर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इजरायली हवाई हमले में मारे गए 13 सरकारी सुरक्षा अधिकारियों के जनाजों में मातम का माहौल देखने को मिला। काले कपड़ों में महिलाएं चीख चीख कर रोती नजर आईं। छोटे बच्चे अपने पिता और कुछ लोगों को पुकारते हुए बिलखते रहे और हथियारबंद अधिकारी अपने साथियों के लिए खुलकर रोते दिखाई दिए। यह हमला दक्षिणी शहर नबाती में सुरक्षा मुख्यालय पर हुआ था, जहां अधिकारी अपने मिशन से लौटे ही थे कि अचानक एयर स्ट्राइक ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस पूरे युद्ध में अब तक 2000 से ज़्यादा लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं और हज़ारों लोग घायल हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने के मजबूर हो गए हैं, जैसे गजा में हुआ है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग अपने गांवों में दफनाने से भी डर रहे हैं और सीडोन जैसे शहरों में अस्थायी कब्रें बनाई जा रही हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि आने वाली अमेरिका में बातचीत का मकसद सीज़फायर नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार डालने पर मजबूर करना है। वहीं नावेफ सलेम पर देश के अंदर भारी दबाव है और उन्होंने अपनी वाशिंगटन यात्रा भी टाल दी है ताकि देश की स्थिति को कुछ संभाला जा सके। लोगों का गुस्सा अब सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि अपनी सरकार पर भी है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। ऐसे माहौल में देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं और कई जगह प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि इस युद्ध ने हिजबुल्लाह के समर्थकों को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि लोग अब उसे ही इजराइल के खिलाफ रक्षा की ताकत मान रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 8 से 10 किलोमीटर तक बफर जोन बनाने की बात कही है, जिससे साफ है कि वे पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। कुल मिलाकर एक तरफ अमेरिका में बातचीत की तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीन पर हालात और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बातचीत इस खून खराबे को रोक पाएगी या फिर लेबनान एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जैसे अब बढ़ चुका है।